अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आज हम पढ़ने लगे हैं रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गामा एक्सपोज करती हैं। इनको किससे डिटेक्ट करते हैं जब एक्सपोज करती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था गीगर मूलर काउंटर। बेसिकली वो एक ट्यूब होती है। ट्यूब को हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास लेकर जाते हैं तो वो रेडिएशन को डिटेक्ट करती है, रिकॉर्ड करती है। लाइक ये मार्कर है, ये ट्यूब की तरह इतनी होती है। गीगर मूलर ट्यूब को हम इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास लेकर जाते हैं तो ये रेडिएशन रिकॉर्ड कर लेगी कितनी रेडिएशन है। ठीक है, ये रेडिएशन आती कहाँ से है? एक तो ये कॉस्मिक रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, इनमें भी होती हैं। लेकिन हमारी अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, इनको डैमेज, ओजोन लेयर इनको अर्थ तक आने से रोक लेती हैं, यानी रास्ते में ही ब्लॉक हो जाती है। ये कॉस्मिक रेडिएशन सनलाइट में पाई जाती हैं, लेकिन ये ओजोन लेयर इनको ब्लॉक कर देती है। और जिन प्लेसेस जगह पे ओजोन लेयर डैमेज हुई पड़ी है उन पास से, उन प्लेसेस से ये अर्थ तक आ जाती है, वो हमें डिटेक्ट हो जाती हैं गीगर मूलर ट्यूब से, और वही एज अ बैकग्राउंड रेडिएशन आती है। और ये जो ओजोन लेयर है ये बेसिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डैमेज हो रही है, और जहाँ पे डैमेज हो रही है वहाँ पे ये अर्थ तक आ रही हैं और वही बैकग्राउंड रेडिएशन का काज बनती हैं। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल है, रेडॉन गैस फ्रॉम ग्राउंड, बिल्डिंग मटेरियल से भी रेडिएशन मिट होती हैं। और अर्थ के इनसाइड से रेडॉन गैस आ रही है और ये रूम में ट्रैप हो जाती है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना की जाए। कहा जाता है कि रूम की प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर ना वेंटिलेशन हो तो इसका नुकसान ये होता है कि अर्थ के इनसाइड से रेडॉन गैस निकलती है और रूम में इकट्ठी होती है, वो फिर रेडियो एक्टिव है बेसिकली, तो ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। फिर फूड हो गया, जैसे फूड में पोटाशियम 40 एंड कार्बन 12 आइसोटॉप्स हैं, इनसे भी रेडिएशन एमिट होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक एक्सरे हम करवाते हैं तो उससे भी ये बैकग्राउंड रेडिएशंस आती हैं। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर, ये जो एटॉमिक बम है या ये जो यूरेनियम है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, इससे भी क्या होता है, वेस्ट जब हम कहीं फेंक देते हैं तो वो भी रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, जो एज अ बैकग्राउंड रेडिएशन डिटेक्ट हो रही होती हैं। फिर हॉस्पिटल, रिसर्च, इंडस्ट्री, कलर टीवी, इवन जो हम घरों में कलर टीवी देखते हैं, लुमिनस वॉचेस जो पहनते हैं, तंबाकू लीव्स में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी उनसे भी रेडिएशन एमिट होती हैं। जो स्मोकिंग करते हैं वो ना सिर्फ स्मोक इनहेल करते हैं, साथ उसके रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी लेकर चलते हैं, जिससे ज़्यादा वो नुकसान होता है लंग्स को और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ये 21 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें बेसिक फोर्सेस में 5 फोर्सेस आती हैं। अब 5 फोर्सेस कौन सी बेसिक फोर्सेस हैं? नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड एट द एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस में 2 फोर्सेस हैं, नंबर 1 वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 5 फोर्सेस हैं जिनको मैंने सिम्बोलिकली ये लिखा हुआ है GF। ग्रेविटेशन फोर्स EF, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इस तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब 5 फोर्सेस हैं। अब साइंटिस्ट का पर्पज़ ये है कि इनको कंबाइन करके अल्टीमेटली एट द एंड एक फोर्स में लाया जाए। अभी तक मैक्सवेल और फैराडे ने रिसर्च की और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाइड किया, कंबाइन किया तो फोर्स बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पे ये मैंने लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब 5 में से 4 रह गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ग्रेविटेशन फोर्स, और इन दोनों के सामने से एक आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 2 होगी, और तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में रह जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब फिर फर्दर साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है कि ये जो 3 रह गई हैं इनको भी आगे मिला दिया जाए, यूनिफाइड कर दिया जाए और एट द एंड 1 रह जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फोर्सेस लिखी हुई इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली लॉन्ग रेंज फोर्स है, और लॉन्ग रेंज फोर्स की वजह से प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। और हम भी अर्थ पे हैं, हम पे भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। हम जंप करेंगे तो अर्थ से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम अर्थ से बाहर ऊपर की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि हम पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। हम जंप करते हैं तो दोबारा अर्थ पे आ जाते हैं। फिर अच्छा बच्चे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहे होते हैं। और एटम्स को बाइंड रखना, मॉलिक्यूल को बाइंड रखना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फोर्स लगती है और ये मैक्रोस्कोपिक पे की रिस्पॉन्सिबल होती है। माइक्रो स्मॉल को कहते हैं, मैक्रो लार्ज लेवल को कहते हैं।
और जैसे मैक्रो लेवल पे कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शन की फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स है, ये भी बेसिकली किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आती हैं। अब चलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के इनसाइड होती है और जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गैमा एमिट होती हैं। तो वो किसकी वजह से एमिट होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा होता है तो उसमें ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा आती हैं। और ब्रेक क्यों कर रहा है, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के इनसाइड एक्ट करती है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे लगती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कन्फाइंड कंबाइन करके रखती है, जोड़े रखती है। फिर लास्ट पे आ जाए, ये 4 होगी हमने पढ़ ली। अब उसके इससे पहले हमने कहा था कि 5 थी, 5 में से इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 4 आ जाएंगी। इन 4 को मैंने डिस्कस कर लिया। अब 1979 में अब्दुल सलाम ग्लासो और डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च की और इन्होंने फर्दर 4 को यूनिफाइड कर दिया। यूनिफाइड कर दिया मतलब कंबाइन कर दिया। किस किस को फोर्स को कंबाइन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को। ये वीक फोर्स का पूरा नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनको दोनों को कंबाइन किया तो फोर्स एक कंबाइन करने से एक और फोर्स बनी जिसका नाम है इलेक्ट्रो वीक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स आई है, अभी इस वीक फोर्स इलेक्ट्रो वीक फोर्स को डिस्कवर करने के बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब मजीद रिसर्च जारी है। अब रिसर्च जारी है, वो क्या करना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रो वीक फोर्स के साथ कंबाइन करना चाह रहे हैं। अगर इनको कंबाइन कर देंगे तो एक और फोर्स बन जाएगी। अब साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रो वीक फोर्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अभी रिसर्च जारी है, अभी ये कंबाइन यूनिफाइड नहीं हुई। जब ये यूनिफाइड कर देंगे तो एक और हमारे पास फोर्स आ जाएगी, उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये वही बात होगी जो फीनमैन ने कहा था, व्हील विद इन व्हील्स। मतलब अगर व्हील्स को ओपन करें तो उसके अंदर व्हील्स निकलते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दें तो उसकी पैकिंग जो की होती है, फर्स्ट पैकिंग ओपन करें फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी को ओपन करें, तीसरी पैकिंग ओपन करते जाएं तो एंड पे छोटा सा गिफ्ट होता है। मतलब ये व्हील्स विद इन व्हील्स ये कंसेप्ट है। यानी द फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमने इनको मिलाया तो ये एक फोर्स बनी। अगर इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स को ओपन करें तो इसमें से क्या निकलेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स निकलेगी और इलेक्ट्रोवीक न्यूक्लियर फोर्स निकलेगी। अगर इलेक्ट्रोवीक फोर्स को ओपन करें तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओपन किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मतलब फोर्सेस को कंबाइन किया तो यूनिफाइड फोर्स हो रही है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, इसमें देखेंगे मैटर किस से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें एक फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हैड्रॉन्स। जो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटॉन्स हैं ये बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं, जो हमने 19 चैप्टर में पढ़ा था कि फोटॉन्स लाइट में होते हैं और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र करने की वजह से इन फोटॉन्स को हम पार्टिकल कहते हैं। सेकंड चलते हैं, ये फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। लेप्टॉन्स सेकंड है और ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ये बेसिकली ग्रुप है, फोटॉन ग्रुप, लेप्टॉन ग्रुप। अब लेप्टॉन ग्रुप में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस, ये लेप्टॉन्स ग्रुप में आएंगे और ये भी एलिमेंट्री हैं और इन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी। फिर आज इन थर्ड है हैड्रॉन्स, ये भी ग्रुप है और इनमें कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, इनमें नंबर 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मिजॉन्स, ये इनमें पार्टिकल आएंगे। और ऐसे पार्टिकल जिनका मैस प्रोटॉन से ग्रेटर और इक्वल होता है उन पार्टिकल का नाम बारियॉन्स रखते हैं और ऐसे पार्टिकल जिनका मैस प्रोटॉन से लेस होगा उनको मेजॉन्स कहते हैं। और ये जो मिजॉन्स, ये जो हैड्रॉन्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी इन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। अब आज हमारे पास क्वार्क्स हैं, डिफरेंट क्वार्क्स हैं, बेसिक 6 क्वार्क्स हैं, उनके फिर एंटी क्वार्क्स हैं। तो ये क्वार्क्स में कौन कौन से पार्टिकल आ जाते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन, स्ट्रेंज एंड चार्म, टॉप, बॉटम, ये 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। अब इनसे मिलकर फर्दर मेजॉन, हेड्रॉन्स या अदर पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे मेजॉन की बात करूं तो अगर पेयर ऑफ क्वार्क्स एंटी क्वार्क लें तो ये इन दोनों का पेयर मिलकर क्या बनता है, एक मेजॉन बनाता है। अगर 3 क्वार्क्स को मिला दें, कंपोज करें, मिलाएं तो एक बारियॉन्स बनेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप एंड 1 डाउन होगा और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 अप
2 डाउन होंगे, डी फॉर डाउन, यू फॉर अप होता है। आप अपनी बुक में देखें तो इन, अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप, टॉप, बॉटम, ये जो 6 टाइप के क्वार्क्स हैं इनके चार्ज भी दिए हुए हैं। ये चार्ज भी आप इसको याद रखेंगे, ये टेबल MCQs के तौर पे आपको आ सकता है। बच्चों यहाँ पे क्वार्क्स का कंसेप्ट समझते हैं, क्वार्क्स कितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो इसके लिए बुक की डायग्राम कंसिडर करते हैं। अगर आप बुक में देखें तो साइड पे इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको डायग्राम दी होगी जिसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ मैटर, और ये मॉलिक्यूल शो किया हुआ है और इसका साइज़ है 10⁻⁹ मीटर। अगर मॉलिक्यूल से स्मॉलेस्ट लेवल पे जाएं तो एटम आ जाता है, एटम का साइज़ है 10⁻⁻10 मीटर, और एटम के इनसाइड जाएं तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻15 टू 10⁻14 हो जाता है। और फर्दर न्यूक्लियस से भी और फर्दर आप इसके अंदर चलें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को में कितना साइज़ है इनका, तकरीबन 10⁻15 मीटर आ रहा है। और फर्दर अगर इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाएं तो क्वार्क्स आते हैं। ये क्वार्क्स का साइज़ कितना होगा, लेस देन 10⁻⁻18 मीटर, ये आपकी बुक में लास्ट में मेंशन है। मतलब इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं क्वार्क्स। और ये वही बात होगी जो फिर मैंने कहा था, व्हील्स इनसाइड व्हील्स विद इन व्हील्स। मतलब अगर आप मॉलिक्यूल को ओपन करें तो उसके अंदर से एटम निकलेगा, एटम से अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चलें न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन को ओपन करें तो उसके इनसाइड क्वार्क्स पार्टिकल हैं। और ये जो क्वार्क्स पार्टिकल हैं ये स्मॉलेस्ट मटेरियल पार्टिकल्स हैं, यानी जिनका मैस भी होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।